अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की 15वीं किस्त। जिस तरह तुमने हमें मुखातिब किया है, शायद उस पर हम तुम्हारी ज़बान हमेशा के लिए गुद्दी से भी खिंचवा लेते। नवाब ने खिलाफ तवक्को अपना मुलायम लहजा बरकरार रखा, लेकिन अब हमारी आदतें कुछ बदल गई हैं। हम बड़े ठंडे दिल से सोचने और अमल करने के आदी हो गए। शायद ये बढ़ती हुई उम्र का तकाजा था, या फिर 2 मरतबा मौत को निहायत करीब से देख लेने का भी नतीजा होगा। अब यही देख लो कि अरबाब और तुम्हारा सुराग मिलने के बाद हम चाहते तो खुद अपने ही आदमियों से तुम दोनों को उठवा लेते, या जिस तरह बेवकूफ़ों की इस तंजीम की लिस्ट पुलिस कमिश्नर को फराहम की जा चुकी थी, इसके साथ साथ हम तुम दोनों मियाँ बीवी को भी गिरफ्तार होने देते। लेकिन इस तरह मामला बहुत लंबा पड़ जाता, मुकदमा चलता और हमारे दुश्मनों को ना जाने क्या क्या सजाएं मिलती। इसलिए हमने नहायत उम्दगी से वो तरीका इख्तियार किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब हम खुद कोई खतरा मोल नहीं लेते और अपनी कार्रवाइयों का कोई सबूत भी नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल अंग्रेज सरकार को इंसाफ पसंद कहलाने का बहुत शौक पैदा हो चुका है, और वो रस्मी तौर पर ही सही लेकिन बहरहाल शहादतों और मुकदमे की कार्रवाइयाँ पूरी करने के आदी भी बन चुके हैं। अब हम लाख ठंडे दिमाग के सही लेकिन अपने दुश्मनों को अंजाम को पहुंचते देखने के लिए इतना तवील इंतजार भी नहीं कर सकते थे, खसूसन जब हमें उनका सुराग भी मिल चुका था। फिर क्यों इंतजार करते? वैसे जहां तक हमें याद पड़ता है ना, नवाब के माथे पर शिकने कुछ गहरी हुई। हमने तुम्हें कैद खाने में डलवा दिया था, वहां से फरार होने में तुम कैसे कामयाब हुई और अरबाब से कैसे जा टकराई, ये तो हम नहीं जानते। मैंने इस बात का कोई जवाब न दिया, बदस्तूर अपनी जगह खड़ी उसे घूरती रही। मेरा कुछ बोलने को जी ही नहीं चाहता था। मायूसी और शिकस्तगी की आखिरी मंजिल हो या फिर गम गुस्से की इंतहा हो, शायद मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी। अमूमन दोनों सूरतों में इंसान की कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह जाती है, लेकिन मैं नहीं कह सकती थी कि मैं मायूसी और शिकस्तगी की आखिरी मंजिल पर थी या फिर गम गुस्से की इंतहा पर। शायद इस मुख्तसर से वक्त में पै दर पै इतने सदमात मेरे हवास को जो धचके पहुंचा चुके थे, उन्होंने मुझे सोचने समझने के काबिल तक न छोड़ा था। नवाब ने चंद लम्हे तक मेरी तरफ मुंतजर निगाहों से देखना चाहा, लेकिन जब मैंने कोई जवाब न दिया तो कंधे उचकाकर बोला, चलो नहीं बताना चाहती तो ना सही, हमें भी गुजरी बातों से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। हमें क्या? बातों की आवाज तुम्हारी नींद में मुखिल हो रही थी और तुमने मेरे बाजू पर कसमसाना शुरू कर दिया था। तुम्हें उठाए उठाए वैसे भी मेरा बाजू शल होने लगा था। दफतन तुमने आंखें खोल दी और मासूम सी हैरानी के साथ चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। अजनबी माहौल और अजनबी सूरतें देखकर तुम रोने लगे। मैंने तुम्हें कालीन पर खड़ा कर दिया और घुटनों के बल तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगी। उसी लम्हे एक बार फिर मेरी नजर नसीर बेग पर जा पड़ी। अब्दुल्ला भी तुम्हारे साथ ही बिक गया था, है ना? मैंने पूछा। नहीं, उस बेचारे को तो कुछ इल्म ही नहीं, नसीर बेग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गोया मैंने उसका मिजाज पूछा हो। इसका तो ये मतलब है कि अगर वो बच भी गया तो मेरी बच्ची को लेकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। मेरे मजरूह दिल में एक और जोरदार टीस उठी। नहीं, इस जगह का तो उसे कतन इल्म नहीं। उसे तो मैंने महज थोड़ी बहुत मदद के लिए साथ ले लिया था। रास्ते ही में मैंने उसे तरखा भी देना था, और जो कि मैंने काम कर दिया। नसीर बेग ने इंतहाई ढिठाई से मुझे जवाब दे दिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, खजालत या तासुफ की हल्की सी रमक भी मैं नहीं देख सकती थी। अरबाब से एक मुद्दत की दोस्ती और एतमाद यूं बेरहमी से हविस की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ाते हुए उसे जरा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों वो इतना सख्त दिल था। अरबाब गालिबन इस दुनिया में नहीं था और मरे हुए के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए था, खुसूसन जबकि वो आपकी जिंदगी का हासिल रहे हों। लेकिन मुझे अरबाब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। इस शख्स नसीर बेग से उसका दिन रात का साथ था। क्या उसे कभी शुबा तक न हुआ था कि इस शख्स में ज़मीर नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं? अगर अरबाब इतना ही मर्दम शनास था तो फिर उसका यही अंजाम होना था, जो कि हो चुका।
تم نے مجھے یہاں کیوں بلوایا تھا؟ میں نے نواب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تم نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا اور میری تمام تر کوششوں کے باوجود تم چپ نہیں ہو رہے تھے۔ بتا دیں گے، پہلے اس رونی صورت کو تو چپ کرواؤ، بہت شور ہے۔ نواب نے تمہاری طرف اشارہ کر کے مجھے کہا۔ دفتن لمبا تڑنگا سیاہ فام جاٹ آگے آیا اور تمہاری طرف دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، لاؤ اسے میں باہر پہنچا دوں۔ تم اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر اور بھی زیادہ زور زور سے رونے لگے، ساتھ ہی تم نے اپنے ننھے ہاتھ سے اس کو پرے ہٹانے کی بھی کوششیں شروع کر دیں اور مجھ سے چمٹ گئے۔ جاٹ نے اپنے بھاری جوتوں سے تمہاری ننھی ننھی ٹانگوں پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ ضرب تو ہلکی تھی مگر تم ایک ننھے سے بچے کے لیے تو قابل برداشت نہ تھی نا۔ تم بلبلا اٹھے اور بری طرح مجھ سے چمٹ گئے۔ اب تک مجھ پر جو جسمانی اور روحانی اذیتیں گزر چکی تھیں ان کا حال میں لکھ ہی چکی ہوں، لیکن جتنی تکلیف مجھے تمہاری اس پنڈلی سے ضرب کے پڑنے اور تمہارے بلبلا کر رونے سے پہنچی تھی اب تک کسی بھی ظلم اور تشدد سے نہیں پہنچ سکی تھی۔ میرے سینے میں مچلتا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا تھا۔ میں نے تمہیں ایک طرف ہٹا دیا اور اس سیاہ فام درندے پر جھپٹ پڑی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر جب میں نے اس کے چہرے پر ضرب لگائی تو وہ ڈگرا کر پیچھے کو لڑکھڑایا۔ ساتھ ہی میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چبا ڈالا۔ اس کے حلق سے غراہٹ نما چیخ سے نکلی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھل کر میرے پیٹ میں تیزی سے ایک گھونسا رسید کیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا تھا جیسے لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا میرے پیٹ پر آ پڑا ہو۔ آنتیں یکلخت گویا ایک ہی نقطے پر سمٹ کر رہ گئی ہوں اور میں چکرا کر قالین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھیلتا اندھیرا تو دوسرے ہی لمحے غائب ہو گیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اٹھ نہیں سکی تھی۔ ابے او ناہنجار! میں نے نواب کی آواز سن کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بظاہر اس نے بڑی سنجیدگی سے ڈانٹنے کے انداز میں جاٹ کو مخاطب کیا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ ابے ان کو مت مار، تجھے معلوم نہیں یہ ننھے میاں ایک بہت بڑی تنظیم وائٹ اینجلز کے سربراہ کے صاحبزادے ہیں، نہ مار ان کو، اور یہ ان مرحوم سربراہ کی بیوہ خاتون، کچھ تو ان کا احترام کر، کچھ تو۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اور اس طنز کی کاٹ پر میں تڑپنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم روتے ہوئے میرے قریب آ بیٹھے تھے۔ بمشکل تمام میں ایک کوہنی کے بل اٹھی اور تمہیں سینے سے چمٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دفتن میں نے اس عورت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا جو اب تک نہایت لا تعلقی سے ایک طرف کو بیٹھی تھی۔ قریب آ کر اس نے تمہیں گود میں اٹھایا اور والہانہ انداز میں چومنے اور چمکارنے لگی۔ پھر اس نے جھک کر میری طرف دیکھا اور اس کا چہرہ اب بھی تقریباً سپاٹ ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جذبات کی نرماہٹ اور آنسوؤں کا غبار سا اتر آیا تھا۔ میں اسے ایک دوسرے کمرے میں لے جا رہی ہوں، اس نے نہایت ہی نرم اور مدھم لہجے میں کہا جسے شاید میں سن ہی نہ سکی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مطمئن رہنا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے لہجے میں صداقت کی خوشبو محسوس کر کے میں کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ میرے دل کو کچھ اطمینان سا محسوس ہونے لگا۔ وہ تمہیں بہلاتی پچکارتی کمرے سے باہر لے گئی اور چند لمحوں بعد بالآخر تمہارے رونے کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ ابے او کنکٹے! نواب نے دوبارہ سیاہ فام جاٹ کو مخاطب کیا اور تب میں نے دھیان سے دیکھا اس دیوزات کا دایاں کان واقعی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا۔ وہ نواب کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو نواب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابے مرحوم و مغفور سربراہ کی بیوی کو کرسی پیش کر، یہ کوئی میزبانی کا طریقہ تو نہیں؟ کیا تم لوگوں کو میزبانی کا طریقے بھول گئے؟ اس افریت زادے نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے کر مجھے اٹھایا اور ایک کرسی پر تقریباً ٹکا سا دیا۔ میری نظر نصیر بیگ پر پڑی جو کمرے کے وسط میں آ چکا تھا۔ نواب صاحب، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا، اب میرا باقی حساب کتاب بھی صاف کر دیجئے، مجھے ملک سے باہر جانے کا انتظام کرنا ہے، جلدی کیجئے۔ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ نواب نے انتہائی شفقت سے کہا، تم نے اپنا کام نہایت عمدگی سے کیا اور عظیم مرحوم سربراہ کی بیوہ کو شبہ تک نہ ہونے دیا کہ اسے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ ہاں، تمہارا تو بہت پیسہ بنتا ہے۔ کتنا روپیہ باقی ہے تمہارا؟ 2 لاکھ۔ نصیر نے جھک کر نہایت خاکساری سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رقم لائی جائے۔ نواب نے کنکٹے سیاہ فام کو اشارہ کیا۔ وہ احتراماً جھکا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور نصیر بیگ کی کنپٹی پر جا پڑا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کی اینک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس ضرب سے
उसको कई दिन तक के लिए बेहोश हो जाना चाहिए था। मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो औंधे मुंह गिरते ही नाकाबिले यकीन फुर्ती से दोबारा उठ खड़ा हुआ, और जब वो पलटा तो उसके हाथ में 2 धारी चमकीला खंजर भी मौजूद था, जिसे उसने नोक की तरफ से अंगूठे और उंगली के दरमियान से मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी तरफ मत बढ़ना, वो पीछे हटते हुए और एक तरफ को गौर से देखते हुए कनकटे को घूरते हुए सांप की तरह फुंकारने लगा। दफतन नसीर बेग के हाथों ने अजीबोगरीब अंदाज में झटका खाया, और इसके साथ ही मैंने खंजर इस रफ्तार से उसके हाथों से निकलकर कनकटे की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था कि एक लम्हे के लिए वो बस लंबी सी चमकीली लकीर की तरह दिखाई दे रहा था। कनकटे ने एक बार भी पलक न झपकाई। वो सिर्फ मामूली सा खम खाकर खंजर की लपक से ज्यादा फुर्ती के साथ एक तरफ को हो लिया, और खंजर उसके करीब से गुजर कर पीछे दीवार से जा टकराया। उसकी नोक प्लस्तर में खुब गई, जहां से दीवार में थोड़ा सा सुराख हो गया। नसीर बेग अब एक कोने में फंस चुका था। ऐनक के बगैर उसकी आंखें कुछ बड़ी बड़ी और उभरी हुई सी दिखाई दे रही थी। इसे रोको नवाब शराफत अली, नसीर बेग चिल्लाया। उसकी नजरें बदस्तूर कनकटे पर जमी हुई थीं। गो के मुखातिब उसने नवाब को किया था, लेकिन देखता कहीं और था। हम अभी अजीजा को बता रहे थे ना। नवाब की निहायत पुरसुकून आवाज उभरी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो अब भी उसी तरह कुर्सी पर नीम दराज बैठा था कि अब हम हर काम निहायत ठंडे दिल से सोच समझ के करने के आदी हैं, और अब हम अपनी कार्रवाइयों का कोई सबूत भी नहीं छोड़ते। तो जाने शराफत, हम तुम्हें यानी एक चलते फिरते सबूत को किस तरह छोड़ा जा सकता है? खुद ही इंसाफ करो ना और बताओ। तुमने अपने उस दोस्त को भी नहीं बख्शा जिसके घर का तुमने हमेशा से नमक खाया था, और जिसने तुम पर एतमाद करते हुए गोया अपनी शहरक तुम्हारे हाथों में दे रखी थी। तो हम कौन सा तुम्हारे माँ जाए हैं जो कल को तुम हमें बख्श दोगे? हाँ भाई, जवाब दो ना इस बात का। ऐन उसी लम्हे नसीर बेग ने हवा में कलाबाजी खाकर कनकटे के सीने पर फ्लाइंग किक मारी, मगर ये फ्लाइंग किक गोया एक स्याह चट्टान पर जा पड़ी थी, जो धीरे धीरे आगे को खिसकती चली जा रही थी। नसीर बेग जब संभल कर उठा तो उसे सीधा होने की मोहलत भी न मिली। कनकटे ने उसकी खोपड़ी पर खूंसा रसीद किया तो नसीर की टांगें मशीनी अंदाज में मुड़ गईं, और दूसरे ही लम्हे वो घुटनों के बल खड़ा इधर उधर को झूलने लगा। इससे पहले कि वो कालीन पर ढेर होता, कनकटे ने निहायत फुर्ती से अपने लिबास के किसी हिस्से से रेशम की इंतहाई पतली मगर इंतहाई मजबूत डोरी का एक टुकड़ा निकाला और नसीर बेग की गर्दन में फंदा डालकर उसे एक झटके से दोबारा अपने सामने खड़ा कर लिया। चंद ही लम्हों बाद डोरी का फंदा इतना सख्त हो गया था कि वो गर्दन की खाल और उजलात में धंस कर तकरीबन गायब हो गई थी। नसीर बेग की न सिर्फ गर्दन की रगें खौफनाक हद तक फूल गई थी, बल्कि उसकी पेशानी पर भी रगें उभर आई थी। आंखें उबल पड़ी। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए जख्मी परिंदे की तरह फड़का, फिर उसके बाजू ढीले होकर उसके पहलू में झूल गए और सर भी एक तरफ को ढलक गया था। कनकटे ने निहायत आहिस्तगी से उसे कालीन पर लेटा दिया और डोरी उसकी गर्दन ही में बेबस छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में नवाब की कुर्सी के करीब यूं आ खड़ा हुआ, गोया बहुत देर से यूं ही खड़ा था और उसने अपनी जगह से जुम्बिश तक न की हो। बरकत बेग को बुलाओ, नवाब साहब ने उसे हुक्म दिया। वो दरवाजे तक गया और एक पट थोड़ा सा खोलकर बाहर झांक कर धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर वापस आ गया। उसके पीछे पीछे वही शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आया जिसे मैंने दरवाजे के करीब स्टूल पर बैठे देखा था। राइफल अब उसने कंधे से लटका रखी थी। बरकत, ये माल पार्सल करना है, नवाब ने नसीर बेग की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके अपने ही घर के एड्रेस पर इसे पार्सल बना दो। आसार ऐसे ही नजर आने चाहिए जैसे तंजीम के किसी रुकन को इल्म हो गया था कि मुखबरी इसी ने की है और उसी रुकन ने नसीर बेग को ठिकाने लगा दिया। समझ गए ना? मेरी बात को गौर से समझे ना? हाँ जी। बरकत बेग ने अज़बात में सर हिलाया और लाश कंधे पर उठाकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। काम यूं होते हैं, नवाब मेरी तरफ मुतवज्जो होकर समझाने वाले अंदाज में बोला, सब्रो सकून और सफाई से। अरबाब जैसे जज्बाती और जागती आंखों से ख्वाब देखने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ करता, खुसूसन जबकि वो बड़े बड़े मामलात में हाथ डालना शुरू कर दें। अपनी दानिश में वो मेरी रूह को चरके लगाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन ये उसकी आखिरी बात मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रही थी। जो काम अरबाब 30 आदमियों का ग्रोह बनाकर भी ना कर सका था, उसे वो अकेला कैसे कर सकता था? और वो शायद अकेला कर सकता था, बशर्ते कि वो सब्र और सकून से काम लेता
और जितनी तवानाई उसने 30 आदमियों की तरबियत में सर्फ की थी, उतनी तवानाई सिर्फ अपने आप को तरबियत देने में सर्फ करता तो शायद वो आज सुर्खरू हो जाता। जिंदगी के अहम तरीन मामलात में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिला करती है जो मामलात में सिर्फ अपनी ही जात को मुशीर और अपना शरीके कार और अपना मुहाफिज बनाते हैं। इशारों पर चलने वाले वफादार गुलाम सिर्फ उन्हीं को मयसर आया करते हैं जो नवाब शराफत अली की तरह पुश्त दर पुश्त हुक्मरानी करते आए हों और जमीन के सीने में जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी और मजबूत हों, जिनके पास हर तरह के इंसानों को खरीदने के लिए बेअंदाजा दौलत हो। ये बातें सही तौर पर मुझे गुज़िश्ता 1 आध घंटे में ही समझ आई थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझ पर अब कौन सा नया सितम ढाना चाहते हो, मैंने जहरीले लहजे में पूछा। ओह, नवाब ने आंखें सुकेड़कर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। अब तो तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू और तौर तरीके वाकई बहुत बदल गए। जहाँ तक हमें याद पड़ता है, तुम एक नरमुनाजुक, शर्मीली और डरपोक गुड़िया सी लड़की हुआ करती थी। थोड़े ही अरसे में तुम्हारे अंदर बहुत पुख्तगी और बेखौफी भी आ गई है। मैंने तुम्हें अपनी ज़ात की तब्दीलियों पर तबसरा करने के लिए नहीं कहा बूढ़े, मैंने नफरत से कहा। बूढ़े रीछ, मैंने कुछ तुझसे पूछा है। हाय हाय, नवाब ने तासुफ भरे अंदाज में सर हिलाया। तजर्बात व हवादिस ने हम में कितनी कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर दी है। पहले हम ऐसे अंदाजे तखातुब पर लोगों की जबानें खिंचवा दिया करते थे। वैसे तुम अगर हमें सिर्फ रीछ कह लो ना तो ज्यादा मुनासिब होगा। बूढ़े हम अभी भी नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं जैसा तुम देख चुकी। बाकी जहां तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है तो बेफिक्र रहो, तुम पर कोई जुल्म सितम नहीं करेगा। अब पहले भी हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखते थे। जो कुछ हुआ वो तुम्हारी सरकशी और नाशुक्रेपन की वजह से ही हुआ था, और अब भी जो कुछ हुआ वो महज अरबाब की वजह से हुआ। तुम तो सिर्फ उसकी बीवी होने की वजह से इस लपेट में आ गई। अगर किसी और हैसियत से हमें मिली होती तो शायद हम माजी की तमाम तर नागवारियों के बावजूद तुम्हें माफ कर देते। अब भी हम तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होने देंगे। बस तुम्हारी बुनियाद पर हमने एक छोटा सा सौदा करने की कोशिश की है। दूसरे ताजर ने आज रात आना है, मगर कुछ देर पहले उसका पैगाम आया था कि वो अब नहीं आ सकेगा, सुबह आएगा। वो भी जालिम हमारे ही पाए का ताजर है। क्या करें, कुछ तो करना है। ठीक है नवाब शराफत अली, मैंने दिल ही दिल में कहा, ये तुम्हारा वक्त है। जो जी चाहे करो और जो जी चाहे कहो। अगर आज तुम दोबारा मेरे नशेमन पर बिजली बनकर ना टूटे होते ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। रफ्ता रफ्ता वो अजियतें फरामोश कर देती जो तुमने कभी मुझे पहुंचाई थी। मैं अपना और तुम्हारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उस वक्त शायद तुमने मुझे इस तरह बर्बाद नहीं किया था जिस तरह अब उजाड़ दिया है। तुम्हारी ये मकरूह मुस्कुराहट एक घाव की तरह मेरे दिल पर नक्श हो चुकी, और आज मैं अहद करती हूँ कि अगर जिंदगी ने मुझे मोहलत दी तो तुम देखोगे, और ये दुनिया भी जरूर देखेगी कि औरत अगर इंतकाम लेने पर उतर आए तो ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ देती है जिन्हें सदियों तक दोहराया जाता है। ये सोचकर मैं कुछ खामोश हो गई। अब नवाब की आवाज उभरी। लिहाजा नवाब कह रहा था, फिलहाल इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम आज रात आराम करो। सुबह जो कुछ होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें इतनी मुलायमियत से बातें करते देखकर वाकई यकीन नहीं आता कि तुम वही नवाब शराफत अली खान साहब हो, मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें यकीन नहीं आता कि तुम वही अजीजा हो, मासूम गुड़िया, उसने फौरन कहा। दरअसल वक्त के साथ साथ हर इंसान में तब्दीलियां आती हैं ना, किसी में तेजी से और किसी में आहिस्तगी से। हमने गुज़िश्ता 3 साल से दूसरे तजर्बात के साथ एक तजर्बा ये भी हासिल किया कि इंसान जिस चीज़ को दौलत के बल पर हासिल ना कर सके, मक्कारी से ना जीत सके और ताकत से भी हासिल ना कर सके, उसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, उससे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाना चाहिए, वरना इंसान के लिए बेशुमार मुश्किलात उठ खड़ी होती हैं। ये तजर्बा तुम्हें बहुत ताखीर से हुआ काले लंगूर, मैंने दिल ही दिल में सोचा, जबकि तूने अपने लिए अनगिनत मुसीबतों के बीज बो लिए। आज ना सही, कल ना सही, परसों या फिर किसी वक्त, बहरहाल वो वक्त जरूर आएगा जब तेरे बोए हुए बीजों से तेरे लिए
मसाइब का एक जंगल उगाएगा और तू उसी में भटक भटक कर इबरत की मौत मर जाएगा। जाओ, अब खाने के कमरे में जाकर कुछ खा पी लो। इसके बाद खादमा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। और खुदा रहा देखो, कोई उल्टी सीधी हरकत बिल्कुल करने की कोशिश न करना। यहाँ पर हमारा अमला कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है। आदमी की गर्दन पहले तोड़ता है, इजाजत बाद में तलब करता है। नवाब ने बड़े सरसरी अंदाज में कहा और कनकटे को इशारा कर दिया। वो मेरी रहनुमाई के लिए आगे बढ़ा। मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उठते हुए पूछा। उसे भी तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा, बेफिक्र रहो, नवाब ने जवाब दिया। अगर तुम इतनी ही नर्म खुई का इजहार करने पर तुले हुए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बच्ची रास्ते में मुझसे बिछड़ गई है। मैंने उसे सारा वाकया बताया और आखिर में उससे कहा, मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए, हर हालत में वापस चाहिए। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, नवाब ने संजीदगी से कहा। अगर वो दोनों या फिर सिर्फ बच्ची जिंदा पुलिस को मिल गई तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अगर वो बच्ची समेत फरार होने में कामयाब हो गया तो फिर इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कयाम वैसे भी बम्बई में ज्यादा दिन का नहीं। चंद दिन के लिए मैं रियासत वापस चला जाऊंगा और इसके बाद शायद इलाज और तब्दीली आबो हवा की गर्ज से कुछ अरसे के लिए लंदन निकल जाऊं। बहरहाल तुम खातिर जमा रखो। मैं कनकटे की रहनुमाई में एक शानदार डाइनिंग हॉल में पहुंची। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर कनकटा वापस चला गया, लेकिन वो बड़ी लाताल्लुकी से एक कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था और उसके पास कोई हथियार भी नजर नहीं आता था। लेकिन मुझे मालूम था कि ना तो वो इर्द गिर्द से लाताल्लुक है और ना ही निहित्ता। चंद लम्हे बाद एक सांवली सी लड़की झालरों वाला फूला फूला सा स्कर्ट पहने ऊंची हील की जूती खटखटाती हॉल में तशरीफ लाई। क्या खाना पसंद फरमाएंगी आप? मेरे करीब पहुंचकर उसने मुअद्दबाना अंदाज में एक बार सर झुकाने के बाद सीधे खड़े होकर पूछना चाहा। नवाब शराफत अली का कलेजा बगैर तले, मैंने जवाब दिया। वो तो इस वक्त अशियाए खुर्दनोश के जखीरे में मौजूद नहीं है। आप किसी और चीज का हुक्म फरमाइएगा। उसने इस कदर संजीदगी से कहा कि मैं उसकी तरफ देखती रह गई। तो फिर कोई भी ऐसी चीज ले आओ जिसे एक ऐसा इंसान खा सके जिसका कतन कुछ खाने को दिल ना चाहता हो, मैंने जल्दी से जवाब दिया। लड़की चंद लम्हे नजरें झुकाए पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाती रही, फिर चुटकी बजाकर खटखट करती बावर्ची खाने की तरफ लौट गई। कुछ देर बाद वो एप्रन बांधकर एक छोटी सी ट्रे उठाए किचन से बाहर निकली। उसने चटनियों और मसालों की कई छोटी बड़ी प्यालियां, चमचे और छुरी और कांटे मेरे सामने सजा दिए और बीच में एक प्लेट रख दी जिसमें अजीब सी शक्ल के सुर्ख सुर्ख कबाब सजे हुए थे जिनसे भाप उड़ रही थी। उनकी खुशबू इस कदर इश्तहा अंगेज थी कि मैं, जो इन हालात में सिवाय जहर के खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, बेसाख्ता हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो गई। मैंने प्लेट खाली कर दी तो लड़की ने पूछा कि मैं मजीद खाना तो पसंद नहीं करूंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया। वो गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया लेकर आई और मेरे हाथ और होंठ पोंछने लगी, क्योंकि मैंने कबाब हाथों ही से खाए थे। फिर लड़की ने चाय या कॉफी के लिए पूछा। मैंने इससे भी इनकार किया और वो उठ खड़ी हुई। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं, बल्कि यूं कहिए कि मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा दूं। वो मुझे रास्ता दिखाते हुए कहने लगी। मैं राहदारी में आई तो उकब से एक सरोकद और बावकार सी औरत एक निहायत खूबसूरत बच्चा गाड़ी धकेलती मुझे नजर आई। उसने बालों का ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था और निहायत बेशकीमत साड़ी बंगाली स्टाइल में बांध रखी थी। वो किसी अमीर घराने की मुअज़्ज़ज़ खातून नजर आती थी, लेकिन जब वो करीब आई तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही थी जिसे मैंने नवाब के पांव गोद में रखे उसके नाखन तराशते देख लिया था। बच्चा गाड़ी में तुम गदेलों से टेक लगाए मजे से पड़े सो रहे थे। तुम्हारे ऊपर नीचे खिलौने बिखरे नजर आते थे। एक भालू तो सोते में तुम्हारी बगल में दबा हुआ था। करीब आकर उस औरत ने बच्चा गाड़ी मेरे हाथ में थमा दी। मैंने गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के तौर पर पूछा, आप इसी घर में रहती हैं? उसके चेहरे पर फैली गंभीर संजीदगी में कोई तब्दीली भी ना आई। उसने गोया मेरी आवाज ही ना सुनी हो। शब बखैर, उसने सरगोशी नुमा लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। स्कर्ट वाली लड़की आगे को मेरे इंतजार में खड़ी थी और मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखती थी। मैं बच्चा गाड़ी को धकेलती उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो मुझे जिस कमरे में ले गई थी वहां 2 नफीस जुड़वा मुसहरियां बिछी थी। एक तरफ स्याह लकड़ी की खूबसूरत सिंगार मेज रखी गई थी। फर्नीचर बस यही था, लेकिन वसी कमरा अपनी तमाम तर सादगी के बावजूद गालिबन गहरे सब्ज रंग के दबीज कालीन और ऐसे ही
रंग के बारीक पर्दों की वजह से बहुत भला और पुरसुकून मालूम हो रहा था। आपके सरहाने स्विच बोर्ड पर सफेद बटन लगा हुआ है। लड़की ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे दबा दीजिएगा। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, तुम्हें बच्चा गाड़ी से निकाल कर बिस्तर पर लेटाया और खुद भी तुम्हारे करीब ही लेट गई। बत्ती बुझाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, हालांकि फिल वक्त मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसा बर्ताव जारी था। इस बर्ताव की वजह भी मेरी समझ से बाहर थी। पता नहीं क्यों इतना अच्छा बर्ताव किया जा रहा था। बिस्तर पर लेटकर मुझे कदरे सकून का एहसास हुआ और मैंने शाम से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया। मरियम से जुदाई और अरबाब के दर्दनाक खात्मे के तसव्वुर से मेरा कलेजा शक होने लगा। दफतन मेरे शऊर के किसी गोशे से सरगोशी उभरी। अरबाब की मौत की खबर अभी तक तो महज एक सुनी सुनाई बात है ना, तुमने इस बात पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लिया है? नसीर बेग जैसा गद्दार क्या कर सकता है? उस गद्दार का क्या भरोसा, शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नवाब ने भी मुझे बेवा के नाम से मुखातिब किया था और कम अज कम आज नवाब मुझे झूठ के मूड में दिखाई नहीं देता था। लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि उसे भी गलत इत्तला दी गई हो। इस एहसास ने कुछ ढारस सी मेरे अंदर पैदा की। धीरे धीरे मेरे आंसू थम गए और बिल आखिर मुझे नींद भी आ गई। सुबह नाश्ते की मेज पर मेरा नवाब से आमना सामना हुआ। उस वक्त उसके बराबर वाली कुर्सी पर एक और औरत बराजमान थी। पहली ही नजर में वो ना जाने क्यों मुझे अजीब सी लगी। वो उम्र की उस मंजिल पर थी जहां जवानी उसे अलविदा कहने ही वाली थी, मगर यूं लगता था कि वो दूर तक जवानी का पीछा करना चाहती थी। उसने निहायत गहरा और आंखों को चुभने वाला मेकअप किया हुआ था। बालों के जूड़े पर कीमती मोतियों की लड़ी लपेट रखी थी। शोख रंगों की बनारसी साड़ी ने उसके फरबही जिस्म को निहायत उम्दगी से संभाल रखा था। उसके कानों में हीरे के आवेजे पड़े थे। वो कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाए एक लंबे से सफ़ेद होल्डर में सिगरेट फंसाए धीरे धीरे कश ले रही थी। वो नीमबाज आंखों से यूं एक से दूसरी चीज की तरफ देख रही थी जैसे दुनिया उसकी नज़रों में बाजीचे अतफाल हो। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि कहीं वो नवाब की किसी बेगमात में से एक न हो। मैंने नवाब के तासुरात से उनके बाहमी ताल्लुक के बारे में कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, लेकिन नवाब के चेहरे पर सिरे से कोई तासुर न उभरा था। वो सर झुकाए दुनिया जहां से लाताल्लुकी के साथ नाश्ता करने में मसरूफ़ अमल था। मैंने महसूस किया कि मैं जब डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी तो उसने सर तापा मेरा जायजा लिया था, और जब मैंने नाश्ता शुरू किया तब भी वो बदस्तूर गहरी नज़रों से मेरी ही तरफ देखती जा रही थी। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाई तो वो फौरन किसी और चीज़ को देखने लगी। मैं तुम्हें दूध पिलाकर लाई थी, लेकिन नाश्ते की मेज़ पर मैंने अपने घर के मामूल के मुताबिक तुम्हें मुख्तलिफ चीज़ों के चंद छोटे छोटे निवालों और फलों की कुछ काशें खिलाने की कोशिश शुरू की। औरत मेरे इस अमल को भी गौर से देख रही थी। नवाब ने नाश्ता यूं ख़त्म किया गोया दुनिया का सबसे ज़रूरी काम यही था। फिर उसने एक तवील डिकार लेकर सफ़ेद नेपकिन से स्याह होंठ पोंछते हुए कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाकर मेरी तरफ गौर से देखा, लेकिन फिर नेपकिन एक तरफ रख कर खामखा दांत निकालते हुए बोला, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रात नींद अच्छी आई ना? वाकई इस धरती पर तुम जैसे मिसाली खबीज भी कभी कभार पैदा होते हैं। शराफत अली खान, मैंने दिल ही दिल में सोचा, जो एक औरत का सुहाग उजाड़कर उसकी जिंदगी को हर तरह से अजीरन करके पूछते हैं कि रात को नींद तो अच्छी आई ना। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि मेरे शऊर के किसी गोशे में उम्मीद की किरण बाकी है कि अरबाब अभी मरा नहीं है, और इसी उम्मीद के सहारे मैं गुज़िश्ता रात सो भी गई थी। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और फिर इस ख्याल से कि कहीं गैर इरादी तौर पर मैं प्लेट उठाकर उसके मुंह पर खींच कर मार न दूं, मैंने नजरें झुका ली। हालात को अपने हक में बद से बदतर बनाने का कोई फायदा भी न था। कहीं ये गूंगी तो नहीं? अचानक औरत ने नवाब से पूछा। उसके लहजे में छुपी हुई तशवीश पर मुझे बहुत हैरत हुई। उसने ये सवाल इस तरह मुस्तरबाना अंदाज में किया था गोया मेरा गूंगी होना उसके लिए किसी नुकसान का बाइस बन सकता हो। अरे नहीं गौहर जान, नवाब ने बेहंगम सा कहका लगाया, इसके मुंह में तो पूरी पौन गज जबान है, पौन गज। लेकिन शायद ये अल्फाज की किफायतशारी में मसरूफ़ अमल है। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, बेचारी क्या करे। तुम्हें तो मैंने सब कुछ बता दिया। फिर उसने एक लम्हे के लिए खामोश होकर औरत को घूरा।
لیکن تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا تمہیں ہماری زبان پر اعتبار نہیں تھا؟ اعتبار ہے تبھی تو آئی ہوں، ورنہ صرف نامنظوری کا پیغام بھجوا دیتی، عورت نے کہا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر نواب کی طرف غور سے دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ میری طرف دیکھے بغیر یوں کمرے سے رخصت ہو گئے گویا میں اب وہاں موجود ہی نہ ہوں، ہوا میں تحلیل ہو چکی ہوں۔ وہی لڑکی جس نے مجھے ناشتہ دیا تھا میرے قریب آئی اور مؤدبانہ انداز میں بولی، اگر آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ لڑکی نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا بتا سکتی ہوں میڈم، میرا کام مہمانوں کے آرام اور طعام کا خیال رکھنا ہے، ان کے بارے میں معلومات رکھنا میرا کام نہیں۔ تمہیں اپنے بارے میں تو معلوم ہے نا، یا وہ بھی نہیں؟ میں نے جل کر پوچھا، مثلاً یہ کہ تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، انسان ہی کی یا کسی اور کی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، میں نے آخری بار اپنے باپ کو اس وقت دیکھا تھا جب میری عمر 5 سال کی تھی۔ لڑکی نے انتہائی سنجیدگی سے اور قطعی غیر جذباتی لہجے میں کہا، وہ شراب کے نشے میں میری ماں کو کپڑے دھونے والی موگری سے پیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے صحیح طور پر یاد نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بظاہر انسان ہی تھا، کیونکہ اس کی 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ اور 1 سر تھا، بالکل انسانوں جیسا۔ لہٰذا میں کسی اور مخلوق کی اولاد تو نہیں ہو سکتی نا؟ کیا اس کے بعد تم اپنے باپ سے بچھڑ گئی تھی؟ اس بار میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس لڑکی نے غیر جذباتی ہونے کی انتہا کر دی۔ مجال ہے جو اس کی گفتگو میں، اس کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہو، یہی سمجھ لیں۔ اس نے بدستور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اس رات میری ماں نے اسے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ لکڑیاں چیرنے والی کلہاڑی سے میری ماں نے اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم کر دی تھی۔ 12 سال تک اس نے اتنی مار کھائی تھی کہ میرے خیال میں اس کے جسم کی تقریباً ہر ہڈی ایک بار ٹوٹ کر جڑ چکی تھی۔ اگر آپ ناشتہ ختم کر چکی ہوں تو اپنے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ آخری جملہ بھی اس نے اپنی باقی گفتگو کے ساتھ اسی روانی میں کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ اس نے مجھے اٹھنے کو کہا ہے، بلکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ بھی کہانی کا کوئی کردار ہے۔ جب دوبارہ اس نے یہی درخواست کی تو میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں آ کر میری سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح وقت گزارنا چاہیے، لیکن میری یہ مشکل تم نے حل کر دی۔ تم نے میری انگلی چھوڑی اور دوڑ کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑی بچہ گاڑی سے کھلونے نکالنے لگے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی کھلونوں سے کھیلنے لگی، تمہیں بہلانے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اچھل کود اور توتلی زبان میں گنتی کے چند الفاظ دہراتے دہراتے بالآخر تم تھک کر سو گئے۔ تمہیں مسہری پر لٹا کر میں واپس پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی اس لڑکی نے اندر جھانکا۔ تشریف لے چلیے میڈم، گاڑی تیار ہے، اس نے کہا۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو اس بارے میں بھی معلوم نہیں میڈم، اس نے اپنے مخصوص معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ میں آپ کو صدر دروازے تک پہنچا دوں۔ میں نواب سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو چند منٹ پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں روانہ ہو چکے، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ مجھے نواب کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ چند لمحے تک میں اپنی جگہ ساکت کھڑی سوچتی رہی، پھر میں نے تمہیں اٹھا کر کندھے سے لگایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ لڑکی کی رہنمائی میں چلتے ہوئے میں نے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ شخص پیچھے آتا دکھائی دیا جسے میں خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ بظاہر وہ اب بھی بڑی لاتعلقی سے سر جھکائے گویا اپنی راہ چل رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی واسکٹ کی جیب میں ریوالور کا دستہ جھانکتا دکھائی دینے کا مطلب تو یہی تھا کہ میں حکم عدولی کی کوشش بالکل نہ کروں۔